तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, डीसी एंड एसी सर्किट्स बीडब्ल्यू में। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सिलेबस का जस्ट डिस्कशन था और अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन पे लिखा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी, डीसी एंड एसी सर्किट। तो मैं डीसी एंड एसी सर्किट जो आपको डिस्कस करना है अभी मैं वो पहले ही बता देता हूँ। हमको डिस्कस यहाँ पर ये करना है कि चार्ज क्या होता है, ठीक है, करंट क्या होता है बेसिक, ठीक है, वोल्टेज क्या चीज़ होती है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन सबके देखने, पावर क्या होता है, इसके बेसिक डेफिनेशंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आने से पहले मैं आपको बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ले जाना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले भी जस्ट एक चीज़ आपको डिस्कस कर देता हूँ। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, बीडब्ल्यू, सॉरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, बीडब्ल्यू। तो बीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या था, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ वो क्या है, वो बना हुआ है, दोनों की दोनों चीज़ जो बनी हुई है वो बना हुआ है किससे, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आता कहाँ से। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ने के लिए हमको जाना है क्या, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, इसलिए मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या चीज़ है, जैसे इस पेन की बात कर लेता हूँ। ये पेन किसका है, प्लास्टिक का है। किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना। तो ऐसा तो नहीं होगा जिसने भी बनाया होगा प्लास्टिक, तो जस्ट एक बड़ा सा प्लास्टिक दिया, उसमें अंदर हमने निब डाल दिया और बन गया। एक्चुअली जो भी प्लास्टिक होगा वो प्लास्टिक क्या हुआ, छोटे छोटी चीज़ों से मिलकर बना होगा। छोटे छोटे प्लास्टिक आपस में क्या हुए, आपस में ये सब चीज़ें, ये प्लास्टिक ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में रहा होगा, सब टुकड़ों को अरेंज किया होगा, फिर टुकड़ों को मिलाने के बाद फिर एक पेन का साइज़ बन के आ रहा होगा, हाँ या ना, जिसको हम पेन बोल रहे हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी चीज़ दुनिया में बनी है, चाहे प्लास्टिक हो चाहे हम हो, जैसे हम हैं तो हमारे एक पूरी बॉडी बनी हुई, तो पूरी बॉडी क्या है, कोशिका से मिलकर बनी हुई है। छोटी छोटी कोशिका से मिलकर हमारी क्या है, पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो प्लास्टिक जो भी चीज़ें हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी मैटर जो है, कोई भी मैटर, कोई भी द्रव्य जो चीज़ है, द्रव नहीं बोल रहा हूँ ना मैं द्रव नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ द्रव्य जिसको बोलते हैं, मतलब जो भी मैटर, इंग्लिश में मैटर, जो भी चीज़ मिलके दुनिया में जो भी चीज़ मिलके बनी है वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। ये हम हमेशा से जानते आए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी। तो इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहा जाता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं हम लोग एटम्स। तो मैं क्या कहना बताना चाह रहा हूँ आपको कि कोई भी मैटर जो दुनिया में है, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, जो भी चीज़ हो, जो भी चीज़ है, वो हर चीज़ मिलकर बनी है किससे, एटम से। एटम्स वो चीज़ होती है जिसके फर्दर उसको ब्रेक करने पर टूटता नहीं हो, तो ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं। तो सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका एटम। तो जो भी मैटर दुनिया में है, जो भी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, वो किन से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। अब ध्यान रखना, अब मैं क्या बताने वाला हूँ। और उस एटम्स में 3 चीज़ होती है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, और एक होता है आपका प्रोटॉन। ये बेसिकली न्यूट्रॉन, अभी मत ध्यान दो, अभी आप समझो न्यूक्लियस। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी, एटम से मिलकर बनी। और एटम में क्या क्या चीज़ें होती है, एटम में होता है एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा। मैं नहीं पता, मैंने क्या बोला आपको, मैं बोला दुनिया में कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी, एटम से मिलकर बनी। और एटम्स में 3 चीज़ें होती है, एक होता है एटम्स में होगा उसका न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं केंद्रक, और होगा उसमें इलेक्ट्रॉन, और उसमें होगा प्रोटॉन। तो हमने बनाया एक न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होता है क्या, प्रोटॉन। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, तो इसलिए ऐसा हमेशा बन रहता है, ये एन लिखा होगा, ऐसा एन लिखा रहता है न्यूक्लियस ऐसा। और ऐसे उसके कक्षक बने होते हैं बाहर, ऐसे कक्षक बने होते हैं। अगर केमिस्ट्री सिलेबस में हल्का सा डिस्कस, मैं बहुत बेसिक्स ले जा रहा हूँ, मेरे को ये सब समझाना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे हम सब्जेक्ट में आ पाएंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में होते हैं आपके क्या, ये प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं आपके। और ये जो कक्षक बने होते हैं बाहर, जो कक्षक हैं, इस कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सपोज मैंने बोला कि इस न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। सपोज 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन यहाँ रहते हैं, और 6 प्रोटॉन है
तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। तो 6 अगर है तो ये बाहरी कक्षा में, 2 यहाँ सपोज इस कक्षक में है, 2 इस कक्षक में है और ये 2 इस कक्षक में। किस कक्षक में कितने होंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि जितने प्रोटॉन यहाँ पर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस एटम को हम लोग बोलते हैं कि वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली लिख देता हूँ मैं, वो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैं फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। सॉरी, मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ हमने डिस्कस क्या क्या किया। हमने डिस्कस किया है कि कोई भी मैटर जो है, ठीक, ये कोई भी चीज़ जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मिलके बनी होती है एटम्स। क्लियर। एटम्स में क्या क्या चीज़ें होती है, एटम्स 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एटम्स में होता है एक न्यूक्लियस, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। अगर हम एक एटम की बात करते हैं, सपोज कोई एक एटम ले लेते हैं हम लोग, ये एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, उसके बाहर ऑर्बिट होंगे इस तरीके से, कक्षक होते हैं, ठीक। तो उस न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है, हमेशा न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन जो है उसका बाहरी जो कक्षक है, ये जो उसका ऑर्बिट है, वहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो सपोज किसी एटम में 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन कहाँ होंगे, यहाँ 6 प्रोटॉन होंगे। अगर 6 प्रोटॉन है तो जितने प्रोटॉन है किसी एटम में, अगर 6 प्रोटॉन है तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं, अगर किसी एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, सपोज 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन्स 2 यहाँ हो गया, हो सकता है 3 यहाँ है और 1 यहाँ पर। कैसे होगा, क्या होगा, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट टॉपिक नहीं है, मैं बस तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बराबर है तो उस एटम को, अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो उस एटम को हम लोग कह देते हैं क्या, कि वह एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्थिर अवस्था में। अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम कह देते हैं कि वो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, ठीक है। अब जैसे ही सपोज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, जब एक बराबर है तो हम उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर अलग अलग होती है तब कंसेप्ट आता है अलग अलग चीज़ों का। अगर बराबर है तो सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर अलग अलग है तब कंसेप्ट आएगा अलग अलग चीज़ों का। सपोज कहना में ना कि यहाँ 6 प्रोटॉन्स थे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया, तो बच गए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, तो ज़्यादा क्या है, 6 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा क्या है, 6 ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है मतलब प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो वो जो एटम हो जाएगा इस स्थिति में, अगर ये एटम में सपोज 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा होगा। अगर कोई एक और एटम है जहाँ पर 6 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको दिख रहा है कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो उस स्थिति में हम उस एटम को पॉजिटिव से शो करेंगे। अगर कोई एटम है जिसमें 6 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एटम को हम बोलेंगे नेगेटिव। अब मैं ध्यान समझना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। अगर बराबर है तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो एटम में पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसमें नेगेटिव चार्ज। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी एटम में चार्ज का कंसेप्ट आता कब है, तो किसी भी एटम में चार्ज का कंसेप्ट तब आता है जब उस एटम से या तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन को उस एटम में डाल दिया जाए।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि क्योंकि कोई भी एटम जो है स्टार्टिंग में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। हर एटम स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में हमेशा होंगे, अगर वो नेचर से, प्रकृति से एज इट इज मिल रहा है। तो चार्ज का कंसेप्ट कब आता है? चार्ज का कंसेप्ट तब आता है, आपने देखा चार्ज का कंसेप्ट तब आता है या तो 6 प्रोटॉन्स थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से अगर या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लूँ, जैसे ही बाहर निकाला तो हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। तो वो जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ कर रहा था, अब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो एटम हो जाएगा पॉजिटिव। सेम केस की कहीं से अलग से लाके इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दूँ मैं, तो जहाँ 6 प्रोटॉन था और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक्स्ट्रा डाल दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। तो उस स्थिति में उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज का कंसेप्ट आता कब है? जब उस पर इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकाल लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। हमने डिस्कस क्या किया कि कोई भी एटम में 3 चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कोई भी चीज़ जो है एटम से मिलकर बनी होती है। एटम से न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस पर हमेशा प्रोटॉन्स होते हैं और आउटर ऑर्बिट पर हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्योंकि घूमते रहते हैं तो कहीं भी चले जा सकते हैं, कि किसी को बाहर खींच सकते हैं। ठीक है, तो जब भी चार्ज का कंसेप्ट आएगा, कब? चार्ज का कंसेप्ट आपके तब आ रहा होता है जब किसी एटम से चार्ज का कंसेप्ट आ जाता है। इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ना। अब यहाँ से आपका डेफिनेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट, कि चार्ज का कंसेप्ट कब आता है। तो चार्ज का कंसेप्ट तब आता है जब कहीं से इलेक्ट्रॉन या तो दे दिया जा रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको एटम को, या तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाएगा। तब क्या आता है? चार्ज का कंसेप्ट आता है। ठीक है, व्हाट इज चार्ज? तो भाई बिना चार्ज के हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में चार्ज हमेशा न्यूट्रल होगा। तो करंट फ्लो की बात नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ न्यूट्रल होगी तो हम करंट फ्लो की बात कैसे कर सकते हैं? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी रहती है हर जगह पे कि चार्ज इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। फंडामेंटल यूनिट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट का, वो क्या है? तो वो है चार्ज। जैसे हम कह दें कि हमारी बॉडी का, अगर मैं बॉडी के केस में बात करूं, हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? तो सेल होगा। बिना सेल के हम कोई चीज़ कल्पना नहीं कर सकते अपने शरीर की। तो उसी तरीके से चार्ज के बिना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो वोल्टेज कहाँ से आएगा, वोल्टेज नहीं तो पावर कहाँ से आएगा। तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप धरी की धरी रह जाएंगी। तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसका? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का। कहने का मतलब है कि बिना चार्ज के हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक, तो चार्ज, किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ज में ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज नहीं बताऊंगा कि 2 पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये सब फिजिक्स नहीं पढ़ना हमको। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की हम बात कर रहे हैं, वो सब आप जानते हो बेसिकली। मैंने बताया कि चार्ज का कंसेप्ट आता कहाँ से आता है चार्ज का कंसेप्ट? जब किसी एटम में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा या तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाएगा, वहाँ से निकाल लिया जाएगा, तब जाके चार्ज का कंसेप्ट आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? चार्ज। चार्ज के बिना हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की कल्पना नहीं कर सकते। और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने का होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि कूलम ने इसको बताया था। अब एक फॉर्मूला लिखा रहता है कि चार्ज का फॉर्मूला रहता है। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Q से, N × E। अब एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं भाई, क्योंकि एक एटम में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक, लेकिन एक से ज़्यादा है तो इसलिए n का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर n क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। और E क्या है? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल कभी बन जाते हैं इससे। ठीक है, मतलब सब कह दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन क्या दे सकता है? तो कि 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 हैं, तो टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज क्या होगा, ये आता नहीं है बस बता रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये अभी डिस्कस। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁹, ये इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक, हमने डिस्कस किया कि चार्ज क्या चीज़ होती है। ठीक है, चार्ज क्या होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्या, चार्ज के बाद आती है क्या चीज़ है, चार्ज के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, करंट, कि करंट क्या होता है। हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज करंट। अब करंट कहाँ से आता है, क्योंकि अगर आप किसी एटम पे आउटर ऑर्बिट में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो न्यूट्रल तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें बराबर है तो दोनों बांध के रखता है अपने आप को, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर है तो दोनों बांध के रखता है अपना। अब चीज़ों दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है बाहर चला जाए या बाहर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, क्योंकि वो अनस्टेबल हो गया है। तो करंट कहाँ से आता है, अब क्या समझना कि सपोज ये कोई भी एटम था, तो मतलब कोई भी मटेरियल है, तो उसमें क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ कोई मैटर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या था कि सपोज ये समझना है कि ये ऐसा है, कोई मटेरियल है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, क्योंकि कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, इसी को, ये जो था जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे, उसमें मैंने एक बैटरी का सप्लाई कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव है और नेगेटिव। अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही होगा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे थे पहले, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कुछ इधर मूव किया, कुछ इधर मूव किया, तो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, तो वापस चला गया इलेक्ट्रॉन। और कुछ इधर कर रहे थे तो पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करता ही है, तो ये बेसिकली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने लगे, सब इधर इधर बैटरी की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चल रहा है। अब क्या हुआ कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गए, एक लाइन में मूव करने लग गए बैटरी की वजह से। तो ये जो क्रॉस कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन एक प्लेस को, एक क्रॉस सेक्शन को, क्या कर रहा होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है। करंट कहाँ से, करंट का डेफिनेशन क्या बनता है, करंट का बेसिक डेफिनेशन बनता है कि चार्ज पहले स्थिर अवस्था में था, अब चार्ज क्या, बैटरी लगाने से चार्ज क्या करने लग गया, फ्लो करने लग गया। तो चार्ज के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, चार्ज के फ्लो को। और चार्ज के फ्लो को नहीं, चार्ज के कंटिन्यूस फ्लो को। ऐसा नहीं कि 2 मिनट रुका फिर बंद हो गया, फिर 2 मिनट रुका फिर बंद हो गया, ऐसे में आपका कोई भी चीज़ चार्ज हो पाएगा क्या, नहीं। तो चार्ज के फ्लो को नहीं, कंटिन्यूस फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। चार्ज के कंटिन्यूस फ्लो को करंट कहते हैं हम। अब इसी से एक जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो निकल के आता है। एक तो डेफिनेशन नॉर्मल समझ में जो आपका है, पहले चार्ज इधर उधर मूव कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन चार्ज जैसे ही बैटरी लगाया तो चार्ज अब कंटिन्यूसली फ्लो करने लगे। जब तक बैटरी रहेगा तब तक कंटिन्यूसली ऐसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे फ्लो करता रहेगा, तो आपको सप्लाई मिलती रहेगी। तो चार्ज के कंटिन्यूस फ्लो को क्या कहते हैं, हम लोग करंट कहते हैं। तो यहीं से एक डेफिनेशन निकल के आता है कि करंट क्या है। तो करंट कुछ नहीं है, चार्ज का समय के साथ फ्लो करना, चार्ज का समय के साथ फ्लो करना करंट कहलाता है। समय के साथ ना भाई, समय के साथ फ्लो करना, ऐसा नहीं अभी बंद हो गया फिर तो प्रति सेकंड, हर सेकंड में फ्लो करना, तो उसी को हम बोल रहे थे। करंट क्या होता है, करंट कुछ नहीं होता, dq/dt लिखा रहता है। क्या क्या मतलब है, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का समय के साथ फ्लो करना करंट कहलाता है। चार्ज का समय के साथ टाइम, चार्ज का समय के साथ फ्लो करना करंट कहलाता है। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है क्या, I = dq/dt। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाता है, I = dq/dt। यहाँ से अगर यूनिट की हम बात करें तो क्यू, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है
सेकेंड। तो 1 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं, करंट का यूनिट। करंट का यूनिट होता है क्या आपका एम्पियर। समझ में आया करंट क्या होता है? ठीक है, मेरे होप कि कर रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़। हमने क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले डिस्कस हम किया हमने क्या, आपका चार्ज। तो चार्ज का कंसेप्ट कहाँ आता है कि भाई एटम स्थिर अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेंगे, तो मूव करना चाहिए। तो वहाँ से आ जाता है चार्ज का कंसेप्ट कि भाई जैसे ही अस्थिर होगा। फिर करंट कहाँ से आ गया, तो चार्ज जैसे ही अस्थिर हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव करना चाहिए। और अगर ये इधर उधर मूव कर रहा है, इसमें बैटरी का सप्लाई लगा दोगे तो जो चार्ज है, जो चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे हैं, ये कंटिन्यूसली फ्लो करने लग जाएगा। ये कंटिन्यूसली फ्लो करने जाएगा। कंटिन्यूसली फ्लो क्या कहते हैं, करंट। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में कि चार्ज समय के साथ फ्लो करेगा, चार्ज डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल्स टू करंट हम बोल देते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया क्या, चार्ज डिवाइड बाई टाइम दैट इज करंट। अब हम आते हैं वोल्टेज पे। अगर आपको ये दोनों चीज़ें अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको ये तीसरी चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, वोल्टेज। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, विभव, विद्युत विभव, इसी को ईएमएफ भी कहते हैं हम। ठीक है, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। आपको सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ी डेफिनेशन बस लिखाना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखा दो, सब क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कुछ नहीं है कि हमने क्या बोला था कि भाई पहले ऐसा आइटम हमने रखा तो आपके कुछ एटम्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस मटेरियल पे आपने सप्लाई दिया, ये सप्लाई अभी इस मटेरियल में आपने सप्लाई दिया, तो जो इधर उधर मूव कर रहे थे आपने सप्लाई दे दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव का। तो ये पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन सब के सब इधर मूव करने लग गए और ये अट्रैक्ट करने लगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे। और ये रिपेल कर रहा था, इस इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था। इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लग गए। तो बेसिकली ये हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन भाई मूव, मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन क्या मूव करता अगर बैटरी नहीं होती तो? अगर बैटरी नहीं होती तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता? तो बिल्कुल मूव नहीं करता। तो भाई इलेक्ट्रॉन मूव कैसे किया, क्योंकि हमने क्या लगाया, बैटरी लगाया। यही से ध्यान देना, एक डेफिनेशन आता है कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज लिखा रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में जितनी एनर्जी लग रही होगी उसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को इस जगह से इस जगह आने में जितनी एनर्जी लग रही होगी उसे ही क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितनी एनर्जी बाहर से जो लग रही है वो क्या है, एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वोल्टेज। इसी की वजह से हुआ, बैटरी ही वो एनर्जी है, इसी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर पाया एक जगह से दूसरी जगह। तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है ना, मतलब एक यूनिट जितनी एनर्जी लग रही है, मतलब एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जितना हमको काम करना पड़ रहा, कौन कर रहा है काम, बैटरी कर रहा है काम। एक इसी को लिखा रहता है, एक यूनिट चार्ज को जितना कार्य करना पड़ रहा होगा वो उसकी क्या होगी, जितना काम करना उसकी एनर्जी होगी। मतलब वोल्टेज क्या चीज़ है भाई, एक यूनिट चार्ज को, ये चार्ज है आपका, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने क्या करना पड़ रहा होगा, काम करना पड़ रहा होगा, वर्क करना पड़ रहा होगा, वो क्या होगा उसका वोल्टेज। डब्ल्यू इज वर्क, क्यू इज क्या, चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है भाई, जूल। चार्ज का यूनिट कूलम, मतलब जूल पर कूलम। ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, वोल्टेज का यूनिट। मतलब इसलिए वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ का यूनिट कोई। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटिव का मतलब मूव करना, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने वाला फोर्स दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, उसी को तो क्या एनर्जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल, दो बीच के बीच का डिफरेंस। इस ये जो है इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हुआ आपका वोल्टेज। तो अभी हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे और डिस्कस